देखो लास्ट क्लास में हमने जो आयताकार विभव प्राचीर है उसमें जब एनर्जी क्या है आपके फर्स्ट कंडीशन में लेस देन वी नॉट है, उसके लिए हमने वेव फंक्शन ज्ञात किए थे तथा साथ ही साथ में हमने वेव फंक्शन की सहायता से 4 इक्वेशन भी ज्ञात की थी, जो कि मैंने क्या बताया उन चारों इक्वेशन की सहायता से ही हम क्या कर सकते हैं, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है साइन परावर्तन गुणांक आर जो होता है वो क्या होता है, जे आर अपन जे आई होता है। मतलब आप परावर्तित होने वाले तरंग का तरंग फलन और आपतित होने वाले तरंग के तरंग फलन के ऊपर डिपेंडेंट जो ये प्रायिकता धारा घनत्व है, जब उसको सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन जो हमने लास्ट में पोटेंशियल स्टेप के लिए याद की थी वैसे की वैसे ये क्या आएगा, वी बी का मोड का होल स्क्वायर अपॉन वी मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार से टी जो आएगा वो क्या होगा, जे टी अपॉन जे आई, मतलब कौन सी पारगमित होने वाली तरंग और साथ ही साथ में आपतित होने वाली तरंग का रेशियो, जो कि किसके बराबर आया था, सी वी मोड ऑफ सी का स्क्वायर वी मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर। मतलब आपको किस किस का अनुपात निकालना, आप यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से आप देखो तो एक तो बी अपॉन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है और दूसरी आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, सी अपॉन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, बी अपॉन ए और सी अपॉन ए निकलते आप लोगों के इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक आपके क्या हो जाएंगे, वहां से निकल जाएगी। अब देखो ई लेस देन वी नॉट, इसके लिए हमने इन दो चीजों को निकालने के लिए हमने टोटली क्या निकाली थी, 4 इक्वेशन निकाली थी। जो पहली इक्वेशन जो थी आपकी वो क्या थी, इक्वेशन नंबर 9, एक तो इक्वेशन थी वो a प्लस बी इज टू क्या आई थी आप लोगों के, f प्लस जी आई थी, और ये नंबर क्या थी 9। इसी तरीके से एक और इक्वेशन जो निकाली थी वो क्या थी, आयोटा के a माइनस बी इज टू क्या आया था, अल्फा कोष्टक में f माइनस के जी। ये इक्वेशन नंबर प्लस, ये दोनों x बराबर 0 परिसीमा के ऊपर निकलती है। अब इसी प्रकार से जब आप x बराबर a परिसीमा के ऊपर ये इक्वेशन निकालोगे तो यही की यही सेम इक्वेशन क्या प्राप्त होगी, x बराबर a के ऊपर, x बराबर a के ऊपर जो आपकी इक्वेशन प्राप्त होगी वो एक तो थी c e की पावर आयोटा के a इज टू क्या था आपके f e की पावर अल्फा ए प्लस g e की पावर माइनस के अल्फा, ये नंबर 12। इसी तरीके से डिफरेंशिएट वाले कंडीशन के अंदर जो कंडीशन डिफरेंशिएट की कंडीशन थी उस कंडीशन के अंदर जो इक्वेशन निकली थी वो क्या थी, आयोटा के सी ई की पावर आयोटा के ए इज इक्वल्स टू अल्फा कोष्टक में एफ ई की पावर अल्फा ए माइनस जी ई की पावर माइनस के अल्फा। इन चारों इक्वेशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक के लिए बी अपॉन ए और सी अपॉन ए का क्या कर सकते हैं, रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि थर्ड क्षेत्र के तीसरे क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई पारगमन नहीं होगा, पारगमन होगा एक तो पहले से दूसरे में, दूसरा जो होगा दूसरे से तीसरे, क्योंकि तीसरे में किसी प्रकार का कोई भी विभव क्षेत्र नहीं है या फिर पोटेंशियल स्टेप नहीं है, इस वजह से किसी प्रकार कोई भी पारगमन नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पे जो है पारगमन गुणांक को किसके रूप में, सी अपॉन ए स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है। क्योंकि पहली ही तरंग जो ए क्षेत्र से आने वाली तरंग है वही क्या होगी, दूसरे क्षेत्र से पारगमित होगी, कौन से क्षेत्र में जाएगी, तीसरे क्षेत्र में जाएगी। अब देखो सबसे पहले तो हमें किसका रेशियो ज्ञात करना है, बी अपॉन ए का, तो उसके लिए आपको ए और बी दोनों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, इक्वेशन नंबर 9 का क्या करने पर, इक्वेशन नंबर 9 को आयोटा के से गुणा कर कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 10 में जोड़ने पर। ठीक है, तो आयोटा के ए प्लस बी प्लस आयोटा के ए माइनस बी
इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा आपके आयोटा के एफ प्लस जी प्लस अल्फा एफ माइनस जी। ठीक है, यहां से तो वैल्यू क्या आ गई 2 आयोटा के ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके आयोटा के प्लस अल्फा इंटू एफ प्लस आयोटा के माइनस अल्फा इंटू जी। यहां से सॉरी ये तो 2a आएगी वैल्यू, ये वैल्यू जो आएगी आपके 2a आएगी। ठीक है, अब 2a बराबर आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस अल्फा अपॉन आयोटा के एफ प्लस जी क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो 1 माइनस अल्फा अपॉन आयोटा। यहां से अगर आप क्या कर दो आयोटा को ऊपर की तरफ ट्रांसफर करोगे तो भी ये इक्वेशन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इक्वेशन जो है आपके क्या प्राप्त होगी 2 ऑफ ए कोष्टक आप बराबर में क्या लिख सकते हो 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू एफ प्लस 1 माइनस प्लस आयोटा अल्फा अपॉन, क्योंकि 1 अपॉन आयोटा जो होता है वो किसके बराबर होता है माइनस के आयोटा के बराबर। ये आपको ध्यान रखना है। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो 1 वैल्यू जो होती है वो किसके होती है आयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू होती है। तो उस वजह से भी इसको आप चेंज करके किसके रूप में लिख सकते हो इस प्रकार से चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये चीजें कुछ चीजें जो है ये आपके पढ़ी हुई है, इन्हीं का यूज करते हुए हम आगे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो 2a की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है आपकी 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के एफ प्लस 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के बराबर आ गई है इसकी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 1 सॉरी आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या है माइनस के, तो उस कंडीशन में ये आगे की तरफ आप देखोगे तो 1 अपॉन आयोटा लिखोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके चेंज हो जाएगी। तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है। ये तो कुछ चीजें आपकी पढ़ी हुई है जो मैंने पहले भी आपको करवाई थी उसी की जैसे है। अब देखो इसके अंदर आगे की तरफ आप जैसे आपने इक्वेशन नंबर 9 के अंदर तो इसका आयोटा के का गुणा करके इक्वेशन नंबर 10 में जोड़ा है, वैसे ही क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 10 को इक्वेशन नंबर 9 के इस आयोटा के से जो गुणनफल है उसमें से किसको करेंगे इक्वेशन नंबर 10 को घटा देंगे। इक्वेशन नंबर 10 को क्या करने पर को इक्वेशन नंबर 9 से आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 9 को आयोटा के से गुणा कर उसमें से इक्वेशन नंबर 10 को घटाने का मतलब 9 में एक तो आपको इस 9 में क्या करना है आयोटा के का गुणा करना है, फिर इसको 10 को इसमें से क्या घटा देना है क्या करना है 10 को घटा देना है। तो आप क्या लिखोगे आयोटा के ए प्लस बी माइनस आयोटा के ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके आयोटा के एफ प्लस जी माइनस अल्फा एफ माइनस जी। ठीक है, अब देखो घटाई तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आयोटा के बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके आयोटा के माइनस अल्फा इंटू एफ प्लस जी कोष्टक में आयोटा के प्लस अल्फा। ठीक है, अब देखो यहां से फिर से आयोटा के को दूसरी तरफ भेजो तो 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके 1 माइनस अल्फा अपॉन आयोटा के इंटू एफ प्लस जी कोष्टक में 1 प्लस अल्फा अपॉन आयोटा।
फिर से आयोटा ऊपर जाएगा तो माइनस वाला साइन प्लस में, और प्लस वाला साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के साइन में। इस इक्वेशन को क्या नंबर लगा देनी है अपने, 14 नंबर। तो ये 2b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू एफ प्लस जी कोष्टक में क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के। ये क्या हो जाएगी आपके नंबर 14 के बाद में नंबर 15। अब देखो इक्वेशन नंबर 15 किससे डिवाइड करने पर, इक्वेशन नंबर 14। ठीक है, 15 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 2b अपॉन 2a इक्वल टू आपके क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के एफ प्लस 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू जी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के एफ प्लस 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के जी। अब देखो आगे से आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो इस इक्वेशन को देखो b अपॉन ए किसके बराबर आ जाएगा, f कोष्टक में k प्लस आयोटा अल्फा प्लस g कोष्टक में k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन f कोष्टक में k माइनस आयोटा अल्फा प्लस g कोष्टक में k प्लस आयोटा अल्फा। ठीक है, अब देखो यहां से दोनों में से क्या कर लो, ऊपर और नीचे दोनों से f को अगर कॉमन ले लोगे तो b अपॉन ए की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, k प्लस आयोटा अल्फा प्लस g अपॉन f k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन नीचे k माइनस आयोटा अल्फा कोष्टक प्लस है g अपॉन f k प्लस आयोटा अल्फा। ये क्या होगी आपके इक्वेशन नंबर 16। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में आपको अगर R और T का मान ज्ञात करना है एनर्जी और किसके रूप में, पोटेंशियल फील्ड के रूप में, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, G अपॉन F का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और G अपॉन F का मान ज्ञात करना है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 13 में किसका भाग देंगे, इक्वेशन नंबर 12 का, जो कि आपके आयोटा के सी वाली तो जो सी के रूप में इक्वेशन निकली थी उन दोनों का आपस में क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे ना, तो उस कंडीशन में आपको किसका मान मिल जाएगा, जी अपॉन एफ का, और वो फिर जी अपॉन एफ का मान इसमें रख के आगे सॉल्व करेंगे तो बी अपॉन ए का मान भी हमें किसके रूप में मिल जाएगा, एनर्जी के रूप में। तो देखो इक्वेशन नंबर 13 में किसका भाग देना है, इक्वेशन नंबर 12 का। तो उस कंडीशन के अंदर सी ई की पावर आयोटा के इंटू आयोटा के अपॉन सी ई की पावर आयोटा के इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके, अल्फा कोष्टक में एफ ई की पावर अल्फा ए माइनस जी ई की पावर माइनस के अल्फा ए अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपके, एफ ई की पावर अल्फा ए प्लस जी ई की पावर माइनस के अल्फा। अब देखो यहां से आयोटा के इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा कोष्टक में एफ ई की पावर अल्फा ए माइनस जी ई की पावर माइनस के अल्फा ए अपॉन नीचे क्या आएगा, एफ ई की पावर अल्फा ए प्लस जी ई की पावर माइनस के अल्फा ए। पक्षांतरण इसका इसकी तरफ, तो आयोटा के एफ ई की पावर अल्फा ए प्लस आयोटा के जी ई की पावर माइनस के अल्फा ए इजिकल्स टू अल्फा एफ ई की पावर अल्फा ए माइनस जी ई की पावर माइनस के अल्फा। एफ एफ वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो और जी जी वाली टर्म्स को एक तरफ कर देंगे, तो उस कंडीशन में देखो क्या मिलेगा, आयोटा के एफ ई की पावर अल्फा ए माइनस अल्फा ई की पावर
अल्फा ए, ठीक है। इज टू क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा के एफ ई की पावर जी ई की पावर अल्फा ए माइनस का माइनस अल्फा जी ई की पावर माइनस के अल्फा, ठीक है। यहां से देखोगे तो ये आयोटा के माइनस अल्फा एफ ई की पावर अल्फा इज टू माइनस कॉमन ले लो अल्फा प्लस आयोटा के जी ई की पावर माइनस के अल्फा। अब यहां से माइनस यहां की तरफ ट्रांसफर करेंगे और उससे पहले हमें किसका रेशियो लेना है, जी अपॉन एफ का लेना है। जी अपॉन एफ का रेशियो लेना है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा माइनस आयोटा के अपॉन अल्फा प्लस आयोटा के ई की पावर 2 अल्फा, और ये नंबर क्या हो जाएगी आपके इसको 16 लगा देना और इसको 17 लगा देना और इसको क्या नंबर लगा देना 18, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 18 के अंदर जो ये जी अपॉन एफ का मान आया है, इसी जी अपॉन एफ के मान को किस में रखना है, इक्वेशन नंबर 17 के अंदर रखना है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 17 में जी अपॉन एफ का मान रखना है। जब इक्वेशन नंबर 17 में जी अपॉन एफ का मान रख देंगे तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, उस कंडीशन के अंदर हमें बी अपॉन ए का मान किसके रूप में, टोटली ओनली फॉर ओनली के और अल्फा के रूप में मिलेगा। और उस के और अल्फा के रूप में जो मान आएगा वहां से हम के और अल्फा का मान जो है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लिखा था वो मान रख के हम बी नॉट और ई के रूप में क्या निकाल सकते हैं, आर का मान निकाल सकते हैं। तो देखो बी अपॉन ए इजिकल्स टू क्या आ जाएगा आपके के प्लस आयोटा एल्फा प्लस एल्फा माइनस आयोटा के अपॉन एल्फा प्लस आयोटा के कोष्टक में के माइनस आयोटा एल्फा ई की पावर 2 एल्फा है। नीचे के माइनस आयोटा एल्फा प्लस एल्फा माइनस आयोटा के अपॉन एल्फा प्लस आयोटा के कोष्टक में क्या आ जाएगा के प्लस आयोटा एल्फा ई की पावर 2 एल्फा। देखो यहां से ही सारी चीज जो है इस इक्वेशन नंबर 18 से सरल हो जाती है, क्योंकि वैल्यू अब ओनली फॉर ओनली आप लोगों को करनी क्या है, कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो ठीक है, अब देखो बी अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके के प्लस आयोटा एल्फा, इसको ऊपर भेज दो उधर तो ये अल्फा प्लस आयोटा के, क्योंकि दोनों में नीचे ही लसअप के रूप में आएगा तो कट जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा के प्लस अल्फा माइनस आयोटा के और के माइनस आयोटा अल्फा इंटू ई की पावर 2 अल्फा है। नीचे फिर से के माइनस आयोटा अल्फा और अल्फा प्लस आयोटा के प्लस अल्फा माइनस आयोटा के और के प्लस आयोटा अल्फा इंटू ई की पावर 2 अल्फा। अब मल्टीप्लिकेशन करके और सरल करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन करके और सरल करेंगे तो ये जो बी अपॉन ए जो है उसका मान क्या आ जाएगा आपके, ये बी अपॉन ए जो है आपके क्या आएगा के अल्फा प्लस आयोटा अल्फा का होल स्क्वायर प्लस आयोटा के का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर अल्फा के माइनस नहीं सॉरी प्लस है ऊपर, नीचे वाले माइनस आएगा
प्लस एल्फा के माइनस आयोटा के का स्क्वायर माइनस आयोटा एल्फा का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एल्फा के इंटू ई की पावर 2 एल्फा। इसी तरीके से नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से जब नीचे वाले इक्वेशन को खोलेंगे तो एल्फा के माइनस आयोटा एल्फा स्क्वायर माइनस प्लस आयोटा के स्क्वायर। अब आगे ये माइनस और वो प्लस माइनस के आयोटा स्क्वायर एल्फा प्लस इसी तरीके से इस अल्फा का गुना इस के से तो अल्फा के माइनस आयोटा स्क्वायर आयोटा के स्क्वायर प्लस आयोटा अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर अल्फा के इनटू क्या आ जाएगा e की पावर 2 अल्फा। अब एक और स्टेप b अपॉन ए एल्फा के प्लस आयोटा एल्फा स्क्वायर प्लस आयोटा के स्क्वायर माइनस एल्फा के, ठीक है, प्लस एल्फा के माइनस आयोटा के स्क्वायर माइनस आयोटा एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा के। तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव। ऊपर ध्यान रखना ये भी माइनस का और ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस के गुना हो जाएंगे तो यहाँ पे प्लस के आयोटा स्क्वायर अल्फा के आएगा और यहाँ पे फिर माइनस के अल्फा के आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है माइनस के 1 के, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा e की पावर 2 अल्फा। अब नीचे और देखो अल्फा के माइनस आयोटा एल्फा स्क्वायर प्लस आयोटा के स्क्वायर प्लस एल्फा के प्लस एल्फा के आयोटा माइनस के आयोटा के स्क्वायर प्लस के आयोटा एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा के इंटू ई की पावर 2 अल्फा ई, ठीक है। और देखो और आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल है तो जितनी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो ही आप लोगों की ये क्वेश्चन सही हो सकता है। थोड़ा लंबा है जरूर, पर अब देखो b अपॉन ए की क्या वैल्यू आएगी, b अपॉन ए इज टू अल्फा केस से ये अल्फा के गया, इस अल्फा केस से ये अल्फा के गया, तो देखो क्या है बच गया, आयोटा बाहर आया तो के स्क्वायर प्लस अल्फा, इधर से माइनस के आयोटा बाहर ले लो, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ई की पावर 2 अल्फा। नीचे देखो क्या हो जाएगा 2 अल्फा के प्लस आयोटा बाहर लिया तो के स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस 2 अल्फा के आयोटा को मल्टीप्लिकेशन के रूप में बाहर लिया तो क्या आ जाएगा आपके सॉरी अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। ठीक है 2 अल्फा के माइनस प्लस आयोटा अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ई की पावर 2 अल्फा। अब देखो b अपॉन ए के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आयोटा को बाहर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस ए की पावर 2 अल्फा। नीचे आप क्या करो, नीचे भी इसी तरीके से करो, तो 2 अल्फा के को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके 1 प्लस ए की पावर 2 अल्फा प्लस, अगर
आयोटा को कॉमन लो, तो उस कंडीशन आयोटा के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो नीचे क्या आएगा 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब देखो सिंपल सी कैलकुलेशन, अब यहां से आप क्या कर लो आयोटा को बाहर कॉमन ले लो। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि आयोटा का अगर आप क्या करो ऊपर नीचे गुना भी करोगे तो उस कंडीशन में ये दे रही ये क्या इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आयोटा का अगर आप ऊपर नीचे गुना करते हो तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, क्या करने पर आयोटा का ऊपर नीचे गुना करने पे इक्वेशन क्या आएगी बी अपॉन ए इज इक्वल टू आपके के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर क्वेश्चन में क्या आ जाएगा e की पावर 2 अल्फा ए माइनस के 1, नीचे क्या आ जाएगा आपके के स्क्वायर माइनस के अल्फा स्क्वायर, अंदर की तरफ e की पावर 2 अल्फा ए माइनस के 1 प्लस 2 आयोटा अल्फा के क्वेश्चन में क्या आ जाएगा e की पावर 2 अल्फा ए। ये इक्वेशन आपके आ गई। अब देखो अब आप एक चीज इसमें और आगे ऐड कर सकते हो कैलकुलेशन के रूप में, अगर आपको मालूम हो तो साइन हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस के एक्स अपॉन 2 के। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हो 2 साइन हाइपरबोलिक x इज टू क्या लिख सकते हो e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप लसब ले लो ex का तो 2 साइन हाइपरबोलिक x बराबर क्या आ जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, मतलब e की पावर 2x माइनस 1 जो है वो आपके किसके बराबर आ जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू e की पावर x के बराबर आ जाएगा। उसी तरीके से जब कॉस वाला लिखोगे तो कॉस वाले में क्या होता है यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक x के अंदर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x अपॉन 2 होता है, तो e की पावर 2x प्लस 1 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा आपके 2 कॉस हाइपरबोलिक x इंटू e की पावर x के बराबर। सॉरी थोड़ा ऊपर लिख देते हैं नीचे दिख नहीं रहा है, तो यहां से इस वाले फॉर्मूले से जो आएगा वो क्या आएगा आपके 2 cos हाइपरबोलिक x इंटू e की पावर x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा e की पावर 2x प्लस 1। तब आपके पास देखो दो ऐसी टर्म है, एक तो कौन सी वाली टर्म ऐसी है एक तो ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों कैसी है इन्हीं की तरह e की पावर 2x प्लस 1 के जैसी है, तो और ऊपर से पॉजिटिव है मतलब इमेजिनरी वैल्यू भी नहीं है पावर में, तो इन दोनों को क्या करेंगे इसके रूप में चेंज करेंगे तो इक्वेशन कैसे प्राप्त होगी मतलब यहां से आप लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो 2 cos हाइपरबोलिक x जो होता है वो e की पावर x किसके बराबर होता है e की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, और एक जो है इक्वेशन वो क्या होती है 2 साइन हाइपरबोलिक x कोष्टक में e की पावर x किसके बराबर होगा e की पावर 2x माइनस 1। तो इस कंडीशन में ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी b अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आएगा आपके के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 आगे साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए इंटू ई की पावर अल्फा ए, नीचे क्या आएगा आपके के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन इंटू 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए ई की पावर अल्फा ए प्लस 2 आयोटा के इंटू 2 की जगह पे अब क्या आ जाएगा 4, क्योंकि एक 2 जो है वो कॉस वाला भी आएगा 4 आयोटा के अल्फा कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ए इंटू ई की पावर अल्फा ए। अब देखो
और सॉल्व करो, क्योंकि जितना तक लास्ट तक जाएंगे उसी से क्या होगा, ये इक्वेशन थोड़ा सा और सरल होगा। तो अब देखो यहाँ पे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके ये जो b/a है इसका मान क्या आएगा आपके, k² प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, k² माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आयोटा अल्फा के कॉस हाइपरबोलिक अल्फा। ये आपके किसका मान आ गया, b/a का। और इसको क्या नंबर दे दो आप, ये नंबर हो गई आपके क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, b/a का मान निकल गया। अब b/a का मान निकल गया, तब उसके बाद में आपके किसका मान निकालना बच गया है, c/a का मान निकालना बाकी बच गया है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 12 के अंदर किसका भाग दोगे, इक्वेशन नंबर 14 का। अब देखो इक्वेशन नंबर 12 में जब इक्वेशन नंबर 14 का भाग देंगे तो c की पावर आयोटा k a इज टू क्या है आपके, f की पावर अल्फा a प्लस g की पावर माइनस के अल्फा a अपॉन नीचे 2a इज टू क्या आ जाएगा आपके, f कोष्टक में 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस g अपॉन f 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन k। अब इसको भी क्या करने पर, इस समीकरण में भी आपको क्या करना पड़ेगा, f और g को कॉमन लेंगे तो c की पावर आयोटा के a अपॉन 2a इज टू क्या आ जाएगा, e की पावर अल्फा ए प्लस g अपॉन f e की पावर माइनस के अल्फा अपॉन 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस g अपॉन f 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन k। इस इक्वेशन में g अपॉन f का मान रखकर इक्वेशन नंबर 19 की तरह हल करना। जब इक्वेशन नंबर 19 तक इसको हल करोगे, देखो c/a का मान निकालो या नहीं निकालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि r जो होता है वो क्या होता है 1 माइनस, क्योंकि एक चीज और कि जो परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक जो होता है उनका योग 1 के बराबर होता है, तो t बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस r। जो आपके r की वैल्यू है उसको 1 से घटा दोगे तो आपको किसका मान भी मिल जाएगा, t का मान भी मिल जाएगा। तो भले c/a का मान निकालो या नहीं निकालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके टाइप में इक्वेशन जो है हल करने पे जो प्राप्त होगी वो कैसी होगी वो देख लीजिए। तो ये c/a जो है वो किसके बराबर आएगा आपके 2 आयोटा के अल्फा e की पावर माइनस के आयोटा के a अपॉन k² माइनस a² साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आयोटा अल्फा के कॉस हाइपरबोलिक अल्फा। ये क्या है इक्वेशन नंबर 20। सॉरी ये 20 है और ये क्या हो जाएगी आपके 21। अब इन्हीं इक्वेशन की सहायता से आगे किस किस का मान निकलेगा, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का मान निकलेगा। अब देखो परावर्तन गुणांक, परावर्तन गुणांक क्या होता है, r बराबर b/a का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से ये जो b/a है इसका मान हम किस में रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे, तो ये वैल्यू जो है वो क्या प्राप्त होगी, k² प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए अपॉन
के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी के रूप में आगे की तरफ हम क्या कर देंगे, खोल देंगे, तो मैं वो डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए प्लस, अब प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे फॉर आयोटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर होगा, तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा माइनस के 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के फॉर अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, फिर से लास्ट में और क्या आ जाएगा फॉर आयोटा अल्फा के कोष्टक में के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई में और क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा। ठीक है, अब इसमें क्या है अल्फा ए और इन सब का मान रख के जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन इस समीकरण को अल्फा ए और के का मान रखने के सॉल्व करने पर अल्फा तथा के का मान रख कर हल करने पर कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। आप देखोगे तो बुक के अंदर भी आप देखोगे इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं की हुई जितनी यहाँ तक मैंने करी, मतलब है लेकिन कुछ स्टेप उसमें डायरेक्ट लिखे हुए। तो यहाँ तक जब अल्फा और के का मान रखोगे तो उस कंडीशन में जो आर का मान या परावर्तन गुणांक जो है वो प्राप्त होगा। आर बराबर क्या आएगा, आर बराबर 1 प्लस फॉर ई कोष्टक में वी नॉट माइनस ई अपॉन वी नॉट का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए की पावर माइनस के 1। समीकरण नंबर 21 के बाद में ये 22। अब देखो टी का मान ज्ञात करना है, किसका, परावर्तन गुणांक का। एक तो पॉसिबिलिटी है कि आप सी अपॉन ए स्क्वायर का मान रखो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप इसको सीधा किससे घटा दो, 1 से घटा दो, तो भी क्या हो जाएगा आप लोगों के वही का वही मान आएगा जो कि आपने अभी तक ज्ञात किया है। ठीक है, तो अब देखो टी बराबर जो है आपके क्या आएगा, यहाँ से टी बराबर 1 माइनस 1। ठीक है, तो टी बराबर क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस फॉर ई कोष्टक में वी नॉट माइनस ई अपॉन वी नॉट का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए की पावर माइनस 2। तो यहां से जो मान आएगा वो मान जो होगा टी का वो क्या होगा 1 प्लस वी नॉट का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए अपॉन नीचे क्या आ जाएगा फॉर ई वी नॉट माइनस ई की पावर माइनस 2, और ये नंबर क्या हो गई 23। अब देखो इक्वेशन, इस इक्वेशन नंबर इसको अपन ने क्या लिखा है, इसको और इसको नंबर क्या दे दो साथ में, जो हम इसको t बराबर जो हमने ये वैल्यू प्राप्त की है ये t बराबर किससे आई है 1 माइनस आर, इसको नंबर क्या देते हैं 24। इक्वेशन नंबर 24 बोलो या फिर इक्वेशन नंबर 23 बोलो। ठीक है, इन दोनों में अगर आप देखोगे जो आपतित होने वाला कण उसकी ऊर्जा कितनी है E। अगर आपतित होने वाले कण की ऊर्जा E का मान जो आपके ये पोटेंशियल बैरियर था, इस पोटेंशियल बैरियर V नोट से कम होगा ना, तो भी आप देखोगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों को क्या है T का मान मिलेगा, और वो T की वैल्यू कैसी होगी, एक धनात्मक वैल्यू प्राप्त होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एनर्जी E का मान क्या है आप लोगों के पास में कुछ है, मतलब आपतित होने वाले कण की ऊर्जा का मान कुछ ना कुछ है, तो उस कंडीशन में आपको इसके अंदर इतना ही ध्यान रखना है कि पारगमन गुणांक का मान कभी भी 0 नहीं होगा। जब t का मान अगर धनात्मक प्राप्त हो जाता है तो उस कंडीशन में वो क्या कर जाएगा, यहाँ से भी आगे की तरफ पारगमित हो जाएगा और तीसरे क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, मतलब दूसरे पहले से तो पारगमित होगा ही होगा, साथ ही साथ दूसरे से भी क्या हो जाएगा
पारगमित हो जाएगा और टी से पहुंच जाएगा। और इस इफेक्ट को, जिसके अंदर टी का मान अगर पॉजिटिव आ जाता है, तो उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? टनल इफेक्ट बोला जाता है। इस टनल इफेक्ट का मतलब ये एक प्रकार से क्या है, एक सुरंग की तरह बिहेव करता है, जो सुरंग की तरह होती है। और टनल इफेक्ट के अंदर क्या होता है, पार्टिकल इस टनल को पार करके आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे टी का मान क्या है, 1 माइनस आर। तो अब आप यहाँ पे क्या ले सकते हो कि इक्वेशन नंबर 24 में अगर क्या है, में जब E क्या है, लेस देन वी नोट है, मतलब E वी नोट से कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन E एनर्जी का मान क्या है, आपतित होने वाले कण की ऊर्जा का मान क्या है, अगर जो पोटेंशियल बैरियर है उससे कम है, तो कण क्या है, क्षेत्र थर्ड में वो तो कण के क्षेत्र थर्ड में पारगमन प्रायिकता क्या है, धनात्मक होती है। इस प्रभाव को क्या बोला जाता है, सुरंग प्रभाव। कोष्टक में लिख लेना, टनल पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन, टनल इफेक्ट क्या होता है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना, जब भी पार्टिकल की एनर्जी क्या हो, ग्रेटर देन जो पोटेंशियल स्टेप है या पोटेंशियल बैरियर है उससे अधिकतम हो जाती है, सॉरी उससे थोड़ी सी कम हो, बहुत ज्यादा कम ना हो, मतलब एनर्जी जो है आपतित होने वाले कण की वो क्या है, वी नॉट से कम है, पर इतनी कम नहीं है कि उसकी पारगमन गुणांक या पारगमन प्रायिकता जो है उसका मान ऋणात्मक हो। मतलब आपके पास एनर्जी ऐसी है जिससे पारगमन प्रायिकता का मान, या फिर ये बोल सकते हो ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन पोटेंशियल बैरियर के अंदर अगर उसका मान पॉजिटिव आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर पार्टिकल क्या कर जाएगा, इस पोटेंशियल बैरियर को पार कर जाएगा और आगे की तरफ क्षेत्र थर्ड के अंदर क्या करेगा, गति करेगा या पारगमित हो जाएगा क्षेत्र थर्ड के लिए। और इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है, टनल इफेक्ट बोला जाता है। लेकिन अगर एनर्जी E इज क्या हो, वेरी वेरी लेस देन वी नॉट हो, तो T का मान क्या हो जाएगा, लगभग 0, और कण क्या होगा, पूर्णतः परावर्तित हो। ठीक है, तो दो कंडीशन होगी, एक तो आप ये कह सकते हो जब प्रायिकता आपके पास धनात्मक है तब तो क्या होगा, सुरंग इफेक्ट देखा जाएगा, और जब प्रायिकता का मान क्या है, प्रायिकता का मान कम हो जाए, या प्रायिकता का मान कम होने का मान मतलब कोई ऋणात्मक हो या फिर कुछ भी बोलो, जब भी एनर्जी का मान बहुत ज्यादा कम हो जाएगा किससे, पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी से, तो उस कंडीशन के अंदर कण का क्या होगा, पूर्ण रूप से परावर्तन होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जब एनर्जी E क्या है, टेंस टू V0, मतलब E का मान अगर बढ़ता है, एनर्जी का मान बढ़ता है और वो कहां तक पहुंच जाए, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल बैरियर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर तक पहुंचे, तो उस कंडीशन के लिए अल्फा अपॉन ए का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 2m E अपॉन E सॉरी 2m V नॉट माइनस E अपॉन एच कट का स्क्वायर किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर। जब E टेंस कर रहा है V नॉट को, E V नॉट के बराबर पहुंच रहा है, तो उस कंडीशन V नॉट माइनस E किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, या फिर ये कह सकते हो अल्फा ए क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। जब अल्फा ए टेंस टू 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए जो है वो किसके बराबर हो जाता है, अल्फा ए के बराबर हो जाता है। ये अल्फा ए के बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इक्वेशन नंबर 23 से T बराबर क्या आ जाएगा आपके, 1 प्लस V नॉट का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन और E कोष्टक में V नॉट माइनस E इनवर्स। तो T बराबर क्या आएगा, 1 प्लस V नॉट का स्क्वायर 2m V नॉट माइनस E एच कट का स्क्वायर ए का स्क्वायर
अपॉन फॉर ई इक्वल्स टू वी नॉट माइनस ई का पावर माइनस के। अब देखो, ठीक है, तो t बराबर क्या आएगा? अब t आपके आएगा 1 प्लस वी नॉट का स्क्वायर एम ए स्क्वायर, ये से ये गया, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपके फॉर भी नहीं आएगा, 2 से 1 2 गया, नीचे क्या आ जाएगा 2e एच का स्क्वायर। ये जब क्या है, एनर्जी किसकी तरफ ट्रांसफर हो रही होती है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो रही है तो उस कंडीशन में। और जब क्या है, ये क्या है, वेरी वेरी लेस देन वी नॉट है, तो उस कंडीशन में अल्फा ए का मान क्या हो जाता है? ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो उस कंडीशन में साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए जो है वो किसके बराबर हो जाता है? 1/2 e की पावर अल्फा ए के इक्वल हो जाता है। और इस कंडीशन में जब हम इक्वेशन नंबर 23 का यूज करेंगे तो t जो है वो किसके बराबर आ जाएगा आपके 1 प्लस वी नॉट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे t बराबर क्या है 1 प्लस वी नॉट का स्क्वायर साइन इस हाइपरबोलिक का स्क्वायर अल्फा ए अपॉन फॉर ई कोस्टल वी नॉट माइनस ई के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान रखोगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का होल स्क्वायर होगा 1/4, और ये 4 से 4 गुना होगा तो नीचे क्या आ जाएगा 16, और यहाँ पे e की पावर अल्फा ए का होल स्क्वायर होगा तो e की पावर 2 अल्फा ए आएगा, अपॉन नीचे क्या आएगा 16 ई कोस्टल में वी नॉट माइनस, ठीक है। तो ये आपके दो अलग अलग कंडीशन के लिए इसका मान भी निकल चुका है। अब देखो यहां तक आप लोगों के पहली कंडीशन E जब लेस देन वी नॉट होगा तो उस कंडीशन में T का मान और R का क्या मान होगा वो हमने ज्ञात कर लिया, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का, और वहां से हमने सुरंग प्रभाव के बारे में पढ़ लिया, सुरंग प्रभाव कब शो किया जाएगा वो भी आपने देख लिया, और साथ ही साथ में एनर्जी का मान जब पोटेंशियल फील्ड के बराबर हो या उससे बहुत ही ज्यादा कम हो तो उस कंडीशन में परावर्तन पारगमन गुणांक क्या होगा वो भी पता चलेगा। आगे की जो नेक्स्ट कंडीशन जब एनर्जी क्या हो पोटेंशियल फील्ड से अधिक हो वो वाला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।